जी बेटा हरीम, कल क्लास होगी ना इंशाल्लाह? क्यों, कल कोई खास दिन तो नहीं है बेटा? हरीम फातिमा, कल कोई खास दिन है? होगी बिल्कुल। बेटा सुनैना, इसको सेंड कर दूंगा, अभी पहले सॉल्व कर लेना, फिर कर देता हूँ सेंड, ठीक है? अच्छा जी, क्वेश्चन ये कह रहा है कि दिस क्वेश्चन इज अबाउट टू मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। पहले तो वो कह रहा है कि ड्रॉ दी फुली डिस्प्लेड फॉर्मूला ऑफ मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। अच्छा, अभी डिस्प्लेड भी बनाते हैं, लेकिन पहले बेटा ये देख लो। प्रोपेन है ना, 3 कार्बन, कार्बन नंबर 2 पर OH, और कार्बन नंबर 2 पर ही मिथाइल लगा हुआ है, इस तरह होगा। ठीक है ना? तो अब जरा इसका फुली डिस्प्लेड फॉर्मूला बनाते हैं। फुली डिस्प्लेड के अंदर बच्चों आपको ये वाला बॉन्ड भी शो करना है, देखो ये OH वाला बॉन्ड भी है ऐसे। और बेटा आपको हाइड्रोजन्स भी शो करने हैं, ये हाइड्रोजन्स इस तरह। ठीक है, ये है जी फुली डिस्प्लेड फॉर्मूला ऑफ टू मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। अब ये कह रहा है बेटा कि द मास स्पेक्ट्रम ऑफ टू मिथाइल प्रोपेन टू ऑल इज शोन। कि बच्चों ये मास स्पेक्ट्रम उसने दिया हुआ है, ये यहां पर मास टू चार्ज रेशियो है, और कुछ पीक्स हमें यहां पर दिख रही हैं। क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहे थे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ टू मिथाइल प्रोपेन टू ऑल इज 74। बेटा इसकी जो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है ना, वो पीक यहां आनी चाहिए भाई, 74 पर, मतलब 71, 72, 73, 70, यहां पर बेटा। ये हैवीएस्ट पीक है, दिस इज द हैवीएस्ट पीक। लेकिन बच्चों ये हैवीएस्ट पीक आपको यहां नजर तो नहीं आ रही, है ना? ये हैवीएस्ट पीक यहां नजर नहीं आ रही। अब इस क्यों नजर नहीं आ रही, वो यही तो पूछ रहा है। कह रहा है गिव अ पॉसिबल रीजन व्हाई देयर इज नो मॉलिक्यूलर आइन पीक इन द मास स्पेक्ट्रम ऑफ टू मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। ठीक है बच्चों, अब आपने बताना है कि आपको पीक क्यों नजर नहीं आ रही भाई। व्हाई देयर इज नो मॉलिक्यूलर आइन पीक इन द मास स्पेक्ट्रम ऑफ टू मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। बेटा मैंने आपको ये कहा था, मैंने आपको ये बताया था जब ये टॉपिक पढ़ा रहा था, कि ये है ना आपके पास टू मिथाइल प्रोपेन टू, आप इसकी फ्रेगमेंटेशन करवाएंगे। पर जब फ्रेगमेंटेशन करवाते हैं ना, सपोज करते हैं यहां से बेटा बॉन्ड टूट रहा है, सपोज करते हैं ये टूट गया जी। ठीक है, मैंने आपसे कहा था भाई कि इस तरह होगा फिर, CH OH CH3, एक इलेक्ट्रॉन रह गया, और इस कार्बन पर प्लस चार्ज है, यही बताया था ना बेटा। और इसको लिखने का तरीका ये बताया था स्टूडेंट्स, कि आपने इस तरह लिखना है इसको। एक डॉट का मतलब है कि ये एक इलेक्ट्रॉन रह गया और एक प्लस चार्ज, ये मॉलिक्यूलर आइन पीक है, ये मॉलिक्यूलर आइन है। और इसकी पीक कहां पर आएगी? इसका मैच बेटा 74 है इसका, तो इसकी पीक आनी चाहिए थी 74 पर, लेकिन वो नहीं आई। लेकिन बेटा वो नहीं आई ना, 74 पर आई नहीं है पीक, यही तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 74 पर पीक क्यों नहीं आ रही। देखो, 74 पर पीक आती उस वक्त अगर ये मॉलिक्यूलर आइन जाकर हिट कर देता कहां पर? डिटेक्टर पर, और मोस्ट ऑफ द केसेस में करता है ना? इस केस में नहीं कर रहा। इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूलर आइन बना तो है, मॉलिक्यूलर आइन बेटा बना तो है, लेकिन वो डिटेक्टर तक नहीं पहुंचा, बल्कि डिटेक्टर तक पहुंचने से पहले ही वो टूट चुका है। इसकी फ्रेगमेंटेशन हो चुकी है, इसकी फ्रेगमेंटेशन हो चुकी है डिटेक्टर तक पहुंचने से पहले ही। ठीक है बेटा? तो आपने ये बताना है कि ये जो मॉलिक्यूलर आइन है, मॉलिक्यूलर आइन इज अनस्टेबल, ये अनस्टेबल है बेटा, और इट विल अंडरगो फ्रेगमेंटेशन, और ये फ्रेगमेंटेशन में चला जाएगा, और इसके आगे एक रेडिकल और एक आइन बन जाएगा, आगे ये स्प्लिट हो जाएगा इनटू रेडिकल और एक आइन के अंदर। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में बेटा कोई भी रीजन हो सकती है, राइट? अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि उसका एक इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव कर दिया, तो अनस्टेबल है।
ठीक है ना। देखो जो फ्रेगमेंटेशन कल हम करवा रहे थे वो इसीलिए तो हो रहा था कि वो अनस्टेबल है, टूट रहा है। क्या कल फ्रेगमेंटेशन नहीं हो रही थी? हो रही थी। फ्रेगमेंटेशन हो रही थी ना बेटा कल भी। तो वो क्यों हो रही थी? क्योंकि आपने, जब आपने अपने मॉलिक्यूल को इस आयोनाइजेशन चैम्बर में से पास करवाया तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ने क्या किया भाई? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ने एक इलेक्ट्रॉन इसका रिमूव कर दिया, जिसकी वजह से आपका मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो गया। दिस इज अनस्टेबल। फ्री रेडिकल्स आर ऑलवेज अनस्टेबल बच्चों। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज अनस्टेबल। तो अब बेटा आपने क्या लिखना है यहां पर कि why there is no molecular ion peak in the mass spectrum। तो आप बताएंगे कि ये जो मॉलिक्यूलर आइन है, मॉलिक्यूलर आइन इज अनस्टेबल। ये मॉलिक्यूलर आइन बेटा क्या है? अनस्टेबल है। ठीक है। एक नंबर का क्वेश्चन है, बस आपने ये बताना है। एंड इट विल अंडरगो द फ्रेगमेंटेशन। एंड इट विल अंडरगो। ये मैं ऐसे लिख रहा हूं अपनी तरफ से, बस पहली लाइन बेटा, पहली लाइन इज द आंसर कि अनस्टेबल था इसलिए वो डिटेक्टर तक पहुंचा ही नहीं, पहले डिकम्पोज हो गया। बेटा इसकी फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी। ठीक है ना। फिर वो ये कहता है कि राइट द फॉर्मूला फॉर अ स्पीशी दैट कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीक एट मास टू चार्ज रेशियो 59। बेटा आपने उस स्पीशी का फॉर्मूला लिखना है जो 59 पीक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बच्चों 59 पीक ये आ रही है, ये सबसे लॉन्गेस्ट पीक है। ये वो आइन है जो सबसे ज्यादा स्टेबल है, तभी सबसे ज्यादा बन रहा है ना, तभी सबसे ज्यादा बन रहा है। जोन से बेटा हाइट कम होती है ना, इसका मतलब है वो अनस्टेबल है। और जहां हाइट आई नहीं है इसका मतलब है ये बहुत ही अनस्टेबल है, ये बनी नहीं है। तो आपको बताने का मकसद यहां पर ये है कि जिसकी हाइट ज्यादा होती है ना, इसका मतलब है वो आइन स्टेबल होता है। ठीक है। सर मॉलिक्यूलर आइन डिटेक्टर तक जाते रो हेयर, लेकिन मुझे नहीं समझ आई समय, आपका मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आया बेटा। देखो बहुत सारे तो मॉलिक्यूलर आइन डिटेक्टर तक पहुंच जाते हैं ना, लेकिन बाज नहीं पहुंचते भाई। अब आपने ये बताना है कि ये जो 59 पर पीक है ये किस वजह से है। तो मैंने आपको बेटा इसमें एक हिंट, एक थिंकिंग प्रोसेस बताया था कि आप क्या कीजिएगा, 74 - 59 करो, ताकि आपको पता चले भाई जो लॉस हो रहा है वो कौन सा रेडिकल बन रहा है। जो लॉस हो रहा होता है उसका रेडिकल बन रहा होता है। तो 74 था पहले, पहले जो आइन था वो 74 पर आना चाहिए था। दूसरा आइन बेटा 59 पर आ रहा है, तो इनमें डिफरेंस कितना आ रहा है? 74 - 59 कितना डिफरेंस है बेटा? 15 का डिफरेंस है। 15 का डिफरेंस का मतलब है इट मींस मिथाइल फ्री रेडिकल इज फॉर्म। बेटा मिथाइल फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ है। तो अब मिथाइल फ्री रेडिकल कैसे फॉर्म होगा? तो सुनो, मैं आपको सारा प्रोसेस बताता हूँ, वो सिर्फ फॉर्मूला पूछ रहा है, लेकिन बेटा आप सारा जरा प्रोसेस देख लो। ये है बच्चों, टर्शरी है। ठीक है, मैं उधर पहले ये CH3 डालना भूल गया था, मैंने अब ड्रॉ किया बेटा। जब आपको वो नहीं बता रहा था, फिर यहाँ भी CH3 था ना। यहाँ बेटा मैं ये डालना भूल गया था, मैंने अब डाला है। अब बेटा वो ये कह रहा है बताओ ये किस लिए 57 पर पीक आ रही है। तो आप ये देखो कि आपको ये पता चल गया भाई 15 मतलब एक मिथाइल जा रहा है। तो आप इसको ऐसे एज्यूम कर लो अब कि ये इलेक्ट्रॉन बेटा, ये जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, बॉन्ड यहां से टूटेगा बेटा। तो आपके पास जो अब रेडिकल बेटा फॉर्म हो रहा है वो तो है CH3 डॉट। ये तो मशीन में जाया हो जाएगा। लेकिन जो दूसरा आइन बनेगा बेटा वो आपको क्या करेगा? डिटेक्टर पर जाकर हिट करेगा, ये वाला बेटा। तो प्लस का साइन डालना बहुत लाजमी है। ये बेटा 59 पर पीक आ रही है, इसका जो मैस टू चार्ज रेशियो है वो 59 है। ठीक है ना बच्चों, इसकी वजह से 59 पर पीक आ रही है।
अच्छा नेक्स्ट देखो, कह रहा है जी कंपाउंड SNT रिएक्ट टू फॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड U। मिड टर्म या मॉक मुस्तफा? बेटा ये अब डिपेंड करता है कि आप लोगों ने कैसी तैयारी की है। अच्छी तैयारी की होगी तो आसान होगा इंशाल्लाह। अच्छा बेटा, कंपाउंड SNT रिएक्ट टू फॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड U विच हैज अ सिंगल फंक्शनल ग्रुप, और टेबल 4.2 शो सम डेटा फ्रॉम द मास स्पेक्ट्रम ऑफ U। आपको T का भी नहीं पता, आपको U का भी नहीं पता, लेकिन आपको वो मैस स्पेक्ट्रम U का बता रहा है। U का मैस स्पेक्ट्रम बता रहा है बेटा। कह रहे ये जो डेटा है ना फ्रॉम द टेबल 4.2 ये वाला, टू शो दैट यू कंटेन 7 कार्बन एटम। अच्छा यू में 7 कार्बन है भाई, C7 है, इतना पता चल गया। तो आप ये प्रूव करके बताएं कि यू में 7 कार्बन है भाई। द डेटा इज गिवन, देखो ना, आपको यहां पर M+ पीक जो कार्बन 12 की होती है, M+1 पीक जो कार्बन 13 की वजह से आ रही होती है, दोनों की अबंडेंसेस, पीक में जो रिलेटिव अबंडेंस है वो दी हुई है। और आपने ये प्रूफ करना है कि ये जो आपका UNS में 7 कार्बन है। तो उसका फॉर्मूला क्या बताया था बेटा? N इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 1.1 इंटू abundance ऑफ M+1 पीक M+1 पीक और abundance ऑफ M+ पीक। तो n इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 1.1। M+1 पी का बेटा 0.55 और M+B का बेटा 7.2। बेटा इसको जरा कैलकुलेट कर लो सब बच्चे, शाबाश जी। बच्चों क्या आंसर आ रहा है? 7। बेटा इसमें सिर्फ ये काम करना है, देखिए ठीक है। अच्छा देखो, आपने तो यू का भी स्ट्रक्चर बताना भी, तो आपने ये प्रूफ किया यू में 7 कार्बन है। यू का स्पेक्ट्रम ये आ रहा है बेटा। वैसे वैसे आप गेस कर सकते हो बेटा कि ये यू में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ये मुझे गेस करके बताओ। आप कहेंगे गेस कैसे करें? तो बेटा वाटर निकल रहा है, कार्बोक्सिलिक के साथ रिएक्शन हो रहा है। अब कार्बोक्सिलिक के गिने चुने से रिएक्शन है, लेकिन आपने इस तरह गेस नहीं करना, आपने तो इससे बताना है बेटा जो मैस स्पेक्ट्रम उसने यू का दिया हो। देखो बच्चों, इसमें मैस स्पेक्ट्रम में आपको एक पीक नजर आ रही है। ये कोई बच्चा मुझे बता सकता है ये 2950 पर जो पीक आती है ये किस वजह से होती है? बेटा ये जो 2950 पर पीक आती है किस वजह से? CH बॉन्ड, शाबाश। OH नहीं भाई, ये OH कौन कह रहा है? OH की पीक आती है अल्कोहलिक OH की 32 से 36 के दरमियान, और कार्बोक्सिलिक OH की 25 से 3000 के दरमियान। ये जो पीक आ रही है बेटा ये CH बॉन्ड की है। ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, CH बॉन्ड तो बेटा तमाम मॉलिक्यूल्स में होता है। इसको जरा चेक करो बेटा, 1600, 1700 और बेटा 1700 और 1750 के दरमियान ये बेटा कार्बोनाइल की पीक है, C डबल बॉन्ड O। नहीं, कार्बोनाइल भी काफी तरह के बेटा, ये देखो 1700 और 1750 के दरमियान में है। ये देखो बच्चों, देखो ना 1700 से आगे आ रही है। आप जरा चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो, ये 1700 से आगे आ रही है भाई। ये 1600 है, 1600, ये 1700 है, और ये पीक आ रही है भाई। तो एस्टर, दिल को खुबैब एस्टर के चांसेस हैं। अच्छा लेकिन मजीद कंफर्म करो बच्चों, ये है 1000, 1100, 1200। बेटा 1200 से थोड़ा सा पहले, मतलब 1150 से ऑनवर्ड जरा चेक करो ना। 1150, 1150 से ऑनवर्ड तो भैया ये आ रहा है एस्टर, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड भाई। क्योंकि बच्चों ये जो पीक आ रही है ये कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की आ रही है। तो अब आपसे वो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं सुनो, एक्सप्लेन योर आंसर फुली। फंक्शनल ग्रुप क्या है बेटा? वो तो एस्टर लग रहा है हमें जी। क्यों एस्टर लग रहा है बेटा? इसलिए लग रहा है एस्टर कि एक देखो इसमें C डबल बॉन्ड O आ रहा है और एक सिंगल बॉन्ड O भी आ रहा है, COO।
और दूसरा हमें शक इसलिए भी था कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड से बन रहा है ना, और वाटर निकल भी रहा है ना। अब आप गेस करो ये टी क्या होना चाहिए भाई। व्हाट इज टी बच्चों, टी क्या होना चाहिए? नहीं, फंक्शनल ग्रुप बताओ ना पहले। अल्कोहल होना चाहिए, शाबाश। पर टी मस्ट बी अल्कोहल, क्योंकि एस्टर बनाने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड और किसका रिएक्शन होता है? अल्कोहल का। ठीक है। बड़ा यहां पर आपने इसको अब एक्सप्लेन करना है कि आपको कैसे पता चला भाई कि इसमें ये आ रहा है, तो आप बताएंगे एब्जॉर्प्शन आ रही है भाई, एक एब्जॉर्प्शन एट 1040 से 1300 पर सेंटीमीटर indicates that कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट। बड़ा एक और बताएंगे दूसरी बात के एब्जॉर्प्शन एट 1710 टू 1750 पर सेंटीमीटर indicates that C double bond O group is present। चेक करते हैं खुबैब। कह रहे टी हैज अ फंक्शनल ग्रुप, टी हैज अ सिंगल फंक्शनल ग्रुप। अब बच्चों मेरी बात सुनो, आपने कार्बन किस में निकाले थे? यू में ना। यू में 7 कार्बन है आपने कहा है, क्या आप बता चुके हैं बेटा? यू में 7 कार्बन है। बेटा यू तो तब बनेगा ना जब ये एस और टी का रिएक्शन होगा। टी इज अल्कोहल, हमें इतना पता चल गया, क्योंकि ये हमें पता चल गया ना कि यू इज एस्टर। यू क्या है? एस्टर है, ये हमें पता चल गया। तो एस्टर बनाने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन होगा। पर ये जो कार्बोक्सिलिक और ये भी बेटा ध्यान में रखो, आपको जो एस्टर है उसमें टोटल कार्बन कितने हैं? एस्टर में टोटल कार्बन कितने हैं बच्चों? 7 है, 7। जो एस्टर बन रहा है ना उसमें टोटल कार्बन 7 है। तो अब जरा अपने रिएक्टेंट्स में कार्बन काउंट करो, इस एस में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। बेटा एस में 5 कार्बन है। बेटा एस में कितने कार्बन है? 5। एस्टर में है 7, तो फिर अल्कोहल में कितने होने चाहिए कार्बन, ताकि 7 पूरे हो जाए? अल्कोहल में 2 कार्बन है भाई। तो 2 कार्बन वाला कौन सा अल्कोहल होता है बच्चों? 2 कार्बन वाला तो एथेनॉल ही होता है, एथेनॉल। ठीक है, तो इसका रिएक्शन ऐसे होगा। ये देखो बेटा, ये CH3, ये CH2। मैं पूरा रिएक्शन लिख के दे रहा हूं। ये बेटा, ये बन रहा है जी। ठीक है ना बेटा, कोई मसला नहीं होना चाहिए आपको, स्केलेटल फार्मूला बनाया बस। अब यहाँ ये कह रहा है बच्चों, यहाँ ये कह रहा है कि आप यूज इंफॉर्मेशन C1 एंड एक्सप्लोर योर आंसर टू C2 टू आइडेंटिफाई T एंड U। तो हमने यहाँ किसके बारे में अभी बताया बेटा? U के बारे में बताया। T क्या है? एथेनॉल है। T तो एथेनॉल लिखो ना। ये CH3 है बच्चों, ये CH2 है। और U का बेटा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो, जो मैंने ऊपर ड्रॉ किया अभी। मेरे ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो। ठीक है, ये था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। ये तो बेटा हमने पहले भी कर लिया है, ठीक है, ये हमने किया हुआ है उसमें। पर स्केलेटल ही लिखना है। उसकी रीजन ये है कि जब एग्जामिनर खुद स्केलेटल यूज कर रहा हो ना, आप देख सकते हो उसने खुद स्केलेटल में लिखा हुआ है ना। तो जब एग्जामिनर खुद स्केलेटल में लिख रहा हो तो आपको भी स्केलेटल में आंसर देना है। पर ये हमने कर लिया था, आपको याद होगा स्पेक्ट्रम था जिसका मैंने आंसर आपको बताया था CN है, क्योंकि पीक जो है ना यहाँ पर ये 2250 से
जो पीक आ रही थी ये CN की वजह से आ रही थी, ये आपने बताना था, ये हो चुका था। ये आ जाए बेटा, इस क्वेश्चन पर आए, और ये क्वेश्चन जरा खुद करें, शाबाश बच्चों। इस क्वेश्चन को खुद कीजिएगा बच्चों, सब बच्चे टाइम जाया किए बगैर, हरी अब बच्चों इसको खुद करो। खुद भी देखो जरा बच्चों, कह रहे हैं कि कंपाउंड टी इज अ सिंपल ऑर्गेनो, ऑर्गेनो मीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, लेकिन उसमें फॉस्फेट लगा हुआ है। किसी बच्चे को फॉस्फेट का फॉर्मूला आता है? जी बेटा, जिस तरह सल्फेट होता है ना, SO4 सल्फेट होता है बच्चों, SO4 2 माइनस। फॉस्फेट होता है PO4 3 माइनस। ये फॉस्फेट होता है, ठीक है, PO4 3 माइनस। तो कह रहे थे मैस स्पेक्ट्रम ऑफ टी शोज अ मॉलिक्यूलर आयन पीक एट 182। बेटा ये क्या चीज है जो मॉलिक्यूलर आयन पीक आपको दिखा रहा है 182? व्हाट इज दिस? ये मॉलिक्यूलर आयन पीक से हमें क्या पता चल रहा है? यस बेटा मायरा बिल्कुल ठीक कह रही है, दिस इज दी MR ऑफ ऑर्गेनो फॉस्फेट। ये ऑर्गेनो फॉस्फेट का MR है। दिस पीक हैज रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ 12.7। ये M प्लस है भाई, M प्लस। जो रिलेटिव इंटेंसिटी है इस पीक की, किस पीक की? ये जो MRR है, द रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ M+1 पीक। पर ये M+1 क्या चीज है भाई? ये M+1 वो पीक है जो ड्यू टू दी कार्बन 13 होती है, ड्यू टू कार्बन 13। इसकी बेटा जो हाई, जो परसेंटेज अबंडेंस है रिलेटिव, वो 0.84 है। पहले कह रहे हैं कि डिड्यूस द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन टी, फिर कह रहा है सजेस्ट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ टी। बेटा इस टी में आप नंबर ऑफ कार्बन एटम बताएं। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम, उसके लिए फॉर्मूला बेटा यूज करोगे, N = 100 डिवाइडेड बाय 1.1 इंटू M+1 पीक और M+पीक। वैल्यूज बेटा पुट कर दो, N = 100 डिवाइडेड बाय 1.1 इंटू M+1 पीक। बेटा M+1 पीक की क्या अबंडेंस आ रही है? 0.84। और M+ की क्या आ रही है बेटा? 12.7। बेटा इसको सॉल्व करें, क्या आंसर आ रहा है बच्चों? हाँ 6.0128, तो इसका मतलब है 6 कार्बन। बच्चों देखो, इसमें ना अब हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ जाना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला, हमें कार्बन पता चल गए 6 हैं। भाई हमें फॉस्फेट, फॉस्फेट से पता चल गया कि फास्फोरस कितने हैं, बताओ जरा कितने फास्फोरस है भाई? फॉस्फेट से क्या आइडिया हो रहा है? क्योंकि उसने कहा भी है कि अज्यूम दैट फास्फोरस एंड ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज सिंगल आइसोटोप, के ऑक्सीजन और फास्फोरस के सिंगल सिंगल आइसोटोप इस कंपाउंड में है। तो बेटा आपके पास फास्फोरस भी है, मतलब सिंगल आइसोटोप का मतलब ये नहीं है, ये नहीं लेना बेटा कि आपने अगर 4 ऑक्सीजन ऐड करने हैं तो आप एक 16 ले लो, एक 17, एक 18। नहीं, उसने कहा सिंगल टाइप के आइसोटोप इस फॉर्मूला में है। बेटा फास्फोरस एक है और ऑक्सीजन 4 है, और इसका जो मैस है ना वो याद रखिएगा 182 है। बेटा जरा सिर्फ अभी इसका MR निकाल लोगे, पर सिर्फ इसका MR निकाल लोगे, C6P1O4। बेटा अगर फास्फोरस, अच्छा एक बच्चा कह रहा है सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि फास्फोरस एक है या दो है? बेटा फास्फोरस जरा दो डाल के देखो, एक मिनट, P2 करके देखो। एक बच्चा कह रहा है फास्फोरस दो क्यों नहीं है, तो अभी मैं उसका आंसर दे देता हूं, लेकिन पहले काम ये करो बच्चों, पहले ये कर लो कि आप ना इसका सिर्फ MR निकाल लो पहले। C6P1O4 क्या आ रहा है बच्चों? इस सारे का 167 आ रहा है, राहित ने बताया है 167। पर जरा माइनस करो उसको, 182 माइनस 167, बेटा माइनस करके देखो। महर 5 या 15? अब मुझे ये बताओ बच्चों, एक बच्चा कह रहा था फास्फोरस दो हो सकते हैं। बेटा फास्फोरस दो होंगे तो एक फास्फोरस का मैस 31 होता है भाई। दो फास्फोरस तो वही तो आपका MR एक्सीड कर देगा। और दूसरी बात, ये कहाँ का ऑर्गेनिक है जिसमें हाइड्रोजन ही नहीं है? भाई कार्बन के साथ हाइड्रोजन तो डालने हैं या नहीं डालने? ठीक है बेटा,
इसलिए बच्चों अब आपने महर क्या करना है यहां पर, हाइड्रोजन जितनी डेफिशिएंसी आई है उतने हाइड्रोजन होंगे। देखो आप अगर ये कह रहे हो कि मैं 6 ऑक्सीजन डालूंगा या मैं 2 फास्फोरस, तो आपका एमआर इससे एक्सीड कर जाएगा 182 से। ठीक है, बेटा यहां पर सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है भाई, सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने बताना है। तो आपके पास जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो 6 है, और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H15P1O4। ठीक है बेटा, ये बनेगा। रेयान आप जो बात कह रहे हो बेटा, स्ट्रक्चर उसने कहा ही नहीं है ना हमें बनाने के लिए बेटा, तो आप स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ ही नहीं करना। और अगर वो कहेगा कि स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो उसके लिए कुछ आपको फंक्शनल ग्रुप्स बताएगा। यहां तो चलो फंक्शनल ग्रुप एक तो फॉस्फेट लगा हुआ है, अब यहां पर C6 और H आपके कितने आ रहे हैं, 15। ठीक है, इसमें से एक जो H होगा ना, एक जो H होगा वो में भी ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाकर एंड पर, एक H को अगर आप ऑक्सीजन के साथ अटैच करवा दो, फिर देखो ना CH3 CH2 CH2 CH2, तो ये इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर होगा या रिंग होगा बीच में। बहरहाल आपको सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है इसमें। अच्छा बेटा कंपाउंड, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर बताने के लिए ना काफी है ना, अगर तो स्ट्रक्चर के लिए उसने इंफॉर्मेशन दी होती तो कुछ ना कुछ वो बताता है लाजमी। अच्छा बेटा इस क्वेश्चन पर आओ, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कंपाउंड C and D आर एल्कीन्स विथ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10। सिर्फ क्या कर रहा है भाई यहाँ, ये पोजिशनल आइसोमर है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज कर रहा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है C5H10। जी खुबैब वो करूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से, ठीक है, क्योंकि ये वीक तो अभी बंद हो गया है। नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह, इस वीकेंड पे मैंने असल में फिजिकल के ना आप लोगों को लाइव स्ट्रीमिंग करवानी है, केमिकल एनर्जेटिक्स की बेटा, और वो मैं करवाऊंगा सैटरडे को इंशाल्लाह, ठीक है, सैटरडे नाइट। तो उसमें हम इंशाल्लाह थोड़ा ज्यादा काम करेंगे रात को। अच्छा बच्चों ये आ गया क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमारे पास दो अल्कीन है C और D, और अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है द मास स्पेक्ट्रम ऑफ C shows a molecular ion peak at 70। मतलब ये इसका एमआर है, एमआर ऑफ C5H10, ये आप निकाल सकते हो बच्चों, यही आएगा 70। 12 5 से 60 हो गया और 10 हाइड्रोजन आ गए। राइट बेटा काफी दफा करवाए हैं 2024 के क्वेश्चंस, लेकिन आप कह रहे हो दोबारा भी करवा दूंगा, जो लाइव स्ट्रीमिंग करूंगा उसमें 2024 के करवा दूंगा, एक सीक्वेंस से चलूंगा, वो भी करवा दूंगा। अच्छा बेटा देखो, दिस पीक हैज द रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ 48.7। बेटा ये जो पीक होती है ना, ये M+ पीक होती है। ये जो आपकी मॉलिक्यूलर आयन पीक आ रही है, ये M+ पीक है, इसकी इंटेंसिटी बता रही है। और relative intensity of M+1 peak is this. Show that this information is consistent with the molecular formula of C. आपने पता है क्या बताना है, आपके पास M+1 पीक भी है, आपके पास M+ पीक भी है, और आपने ये प्रूफ करना है कि इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना सी का, मतलब C5, वो ठीक है। फॉर्मूला लगाओ, N = 100/1.1 into M+1 divided by M+. N = 100/1.1 into M+1 कितना आ रहा है बेटा, 2.7, और M+ कितना आ रहा है बच्चों, M+ 48.7। तो बेटा पहले तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहां पर आ जाएंगे, वो आ रहे 5। अब आपने बताना है कि कंसिस्टेंट विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सी, सिर्फ ये नहीं बताना कि 5 कार्बन है बेटा, 5.04 मींस 5, ठीक है, 5.04 मींस 5। आप एग्जाम में इस तरह कर लीजिएगा, 5.04 और 5। पर आपने पूरा मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है ना। अब आप बताओ कि ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन क्या बता रही है भाई, इसका एमआर कितना है, 70 है।
तो आप इसका एमआर भी कैलकुलेट करके बताओगे। दूसरा मार्क इस चीज का है कि आपने इस इंफॉर्मेशन को असल में प्रूफ करना है ना। तो अब आप एमआर बताओगे कितना है। तो एमआर इज इक्वल टू, पहले देखो 5 कार्बन है, कितने कार्बन है 5। एक कार्बन का मैस है भाई 12, तो ये कितना हो गया 60 हो गया। तो बाकी 10 हाइड्रोजन है ना बेटा, बाकी 10 क्या है हाइड्रोजन है, तो ये 70 आपका आ जाएगा। तो आपको बेटा फिर यहां पर इसका एमआरबी प्रूफ करना होगा, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, आज क्लास छोटी होगी, बस मैंने इतना ही बनाया था ये, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इसके A2 में है, ठीक है। अच्छा आप लोगों की ना बेटा सैटरडे को क्लास होगी, याद रखिएगा सैटरडे। और सैटरडे को जो क्लास होगी वो होगी आपकी रात के टाइम अराउंड 11 o'clock या 11:30 ऑनवर्ड, ठीक है। थोड़ी लंबी क्लास होगी, मे बी 3 घंटे की हो, ताकि एनर्जेटिक्स एक ही अटेम्प्ट में सारा होगा। लेकिन वो बच्चे जिन्होंने एनर्जेटिक्स नहीं पढ़ा हुआ, वो ये मत समझे कि उनका एनर्जेटिक्स हो जाएगा, नहीं। वो हम रेगुलर इस क्लास में करेंगे, अभी जो फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। सिर्फ वो बच्चे जिनने पहले फिजिकल पढ़ा हुआ है, एनर्जेटिक्स पढ़ा हुआ है, उनकी रिवीजन के लिए एक एक्स्ट्रा क्लास होगी, ठीक है। सुनैना मोल बेटा इसके बाद होगा, अभी नहीं, पहले एनर्जेटिक्स करवाऊंगा, उसके बाद फिर मोल की बारी आएगी। जी बेटा जूम पर आपको लिंक सेंड करूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। हाशिम, मैंने बताया ना बेटा, ये एनर्जेटिक्स तो होगा इस सैटरडे को इंशाल्लाह। मोल उसके बाद बेटा कुरान क्लास मैंने लेनी थी, लेकिन आप लोगों का मेरा ख्याल है कोई इतना फीडबैक नहीं था, तो मैंने फिर स्टार्ट ही नहीं की। ये ना हो ना मैं क्लास के लिए लिंक सेंड करूं और आप लोग आए ना। अगर आप लोग आएंगे तो मैं स्टार्ट कर दूंगा बिल्कुल, अफ्तारी से पहले हम स्टार्ट कर लेंगे। ताहा कुरान मजीद की क्लास की बात कर रहे हैं भाई। वाई देर आर डिफरेंट पीक्स फॉर कार्बोनाइल इन डिफरेंट ग्राफ्स। बेटा एस्टर की डिफरेंट पे आएगी, एमाइड की डिफरेंट पर आएगी, कार्बोक्सिलिक की डिफरेंट पर आएगी। ये रेंज उसने दी हुई है, इसमें कार्बोनाइल के तीनों फंक्शनल ग्रुप की डिफरेंट पीक्स है। मतलब कार्बोनाइल एमाइड के अंदर भी होता है ना, तो अगर एमाइड के अंदर कार्बोनाइल होगा बच्चों, एमाइड में कार्बोनाइल होगा तो यहां पर आएगी कार्ब, एल्डिहाइड कीटोन या कार्बोक्सिलिक में यहां पर आएगी, और ये यहां पर आएगी। पर ये दी होगी ना, बिल्कुल ये रेंज आपको दी होगी, मैंने वहीं से तो लिया है, ठीक है। तो आज के लिए बेटा बस इतनी रखते हैं क्लास। कल मेरा ख्याल है बेटा, कल आप लोग क्या कहते हैं बेटा, मुझे ये बताएं। कल हम एक दिन ऑर्गेनिक के कुछ कन्वर्जन्स कर लें, ऑर्गेनिक के, बल्कि ऑर्गेनिक तो भी हमने किया ही नहीं है भाई, ऑर्गेनिक तो अभी हमने टच ही नहीं किया। तो कल ऑर्गेनिक के पास पेपर्स होंगे बच्चों, आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे रिएक्शंस याद करके आने हैं बेटा। अच्छा सुनैना कह रही है कि मैं ऑर्गेनिक का एक माइंड मैप बनवा लूं। बच्चों आप लोग क्या कह रहे हैं, हम कल की क्लास में ये कर लें फिर, कि कल की क्लास में ये कर लेते हैं, कल थोड़ी लंबी क्लास हो जाएगी फिर, कि ऑर्गेनिक के जितने रिएक्शंस है ना, उसको हम एक दफा गो थ्रू कर लेंगे। ठीक हो गया, फिर पास पेपर नहीं करेंगे, फिर पास पेपर्स बेटा, फिर मेरी बात सुने बच्चों, एक में मेरी बात सुनिए भी। फिर हम इस तरह करते हैं कि सैटरडे को फिर हम एक लंबी क्लास रखते हैं जिसमें ऑर्गेनिक के पास पेपर्स करते हैं। आप लोग क्या कहते हैं, फिर इस तरह करें ना, ताकि सैटरडे को ही एक, हाँ बस ये ठीक रहेगा। एनर्जेटिक्स अभी नहीं छोड़ रहे, हम एनर्जेटिक्स अभी नहीं कर रहे। हम इस तरह करेंगे बच्चों के ऑर्गेनिक के एक रिवीजन, मैं कल आपको सारे रिएक्शंस कल एक दफा दोबारा लिखवाऊंगा एक ही क्लास में, और सैटरडे को हम फिर उसकी कन्वर्जन कर लेंगे। ये बिल्कुल बेस्ट हो गया, ये अच्छा हो गया कि आप लोगों से मैंने मशवरा कर लिया बेटा। बेटा कल तो क्लास होगी सही टाइम पर, इसी टाइम पर होगी भाई इंशाल्लाह, कल इसी टाइम पर क्लास होगी। और मैं भी थोड़ी लंबी क्लास हो, मैं बीच में नमाज की ब्रेक जो हो गया ना उसकी ब्रेक के बाद हम दोबारा उसको स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।